अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। अपोजिशन जमातें हुकूमत पर तनकीद कर रही हैं, जबकि हुकूमत अपोजिशन को तनकीद का निशाना बना रही है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान PTI के वज़ीर अली अमीन गंडापुर ना तो इखलाकी हदों का लिहाज करते हुए नजर आते हैं और ना ही इंतखाबी कवानीन का। शायद वो ये जानते नहीं हैं कि वोट लेने की खातिर आवाम को पैसे देने की जो उनकी वीडियो है ये वायरल हो चुकी है, जिसका नोटिस लिया है चीफ इलेक्शन कमीशन ने, जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को पहले भी ख़त लिखा और अब अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी दिया है। आज आज़ाद कश्मीर में जलसा आम से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, ज़रा खुद ही सुन लीजिए आप लोग। ये भुट्टो जिसका ये नारा मारते हैं कि जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, भुट्टो ने पूरे सिंध को मार दिया है। ये वही भुट्टो है कि जब समझ गया कि अक्सरियत नहीं ले सकता तो अपनी वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए उधर तुम इधर हम, मुल्क को तोड़ दिया इस गद्दार ने। सरदारी ये बिल्लो रानी तेरे गुनाहों की सजा है उस साथ की तरफ से। नवाज शरीफ एक डाकू जिसने एक लोहार की दुकान से शुरू हुआ और पाकिस्तान की तमाम सनदों पे कब्जा कर लिया। आज उसकी बेटी आई कहती है मैं कश्मीरी हूँ, KPK जाती है कहती है मैं पठान हूँ, पंजाब जाती है कहती है मैं पंजाब की बेटी हूँ, गिलगित बल्तिस्तान जाती है कहते हैं मैं वहां की बेटी हूँ। तू नवाज शरीफ डाकू की बेटी है। रानी तो ये थी नहीं, रानी तो हमारे वोटों से बन गई कि नवाज शरीफ जब बादशाह बन गया पैसा कमाकर, तो डाकू नानी है ये डाकू नानी हमारे साथ मजीद धोखे नहीं कर सकती। अपनी फोटोशॉप के पीछे लगाकर तुम कश्मीर के लोगों को धोखा नहीं दे सकते। अब सवाल ये है, क्या इलेक्शंस कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़े जाने चाहिए और होना चाहिए, कारकर्दगी बतानी चाहिए, या गद्दार की गर्दान गर्दानते हुए आप इलेक्शन लड़कर जीत सकते हैं? क्यों एक दफ़ा फिर से जो है ना वो एक दूसरे पर गद्दारी के इल्ज़ामात लग रहे हैं? ये रिवायत क्यों हुकूमती वज़रा जो है एक बार फिर से इसको जो है ना वो बढ़ावा दे रहे हैं? दूसरी तरफ हुकूमत ने विफाकी काबीना में तोसी करते हुए अपनी इत्तेहादी जमात काफ लीग को एक और वजारत दी है। माजी में काफ लीग हुकूमत के साथ नाराज भी रहती थी, शिकवे शिकायतें भी करती थी और इस बात का इजहार किया गया कि PTI हुकूमत ने मोनस इलाही को वजारत देने का वादा किया था और वो वादा पूरा नहीं किया। लेकिन अब हुकूमत ने काफ लीग को राजी करने के लिए मोनस इलाही को विफाकी वजीर का ओहदा देते हुए इन्हें वजारत आबी वसाइल का कलमदान देने का फैसला किया है। मगर यह हकीकत है कि काफ लीग पर नैब के केसेस रहे हैं और यह भी एक हकीकत है कि 2020 में नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ जारी जो इन्वेस्टिगेशंस थी उसको बंद कर दिया था, जिस पर हुकूमत पर बड़ी तनकीद हुई थी कि उन्होंने हुकूमत बचाने के लिए चौधरी बरादरान को NRO दिया है। दूसरी तरफ मोनस इलाही इस बात का बरमला इजहार कर चुके हैं कि उन्होंने जब वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की तो उन्हें महसूस हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान उन्हें पसंद नहीं करते, यही वजह है कि वो मुझे अपनी काबीना में शामिल नहीं करना चाहते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब इमरान खान साहब को मोनस इलाही पसंद आ गए हैं कि उन्हें वजारत का कलमदान देने का फ़ैसला किया है, या अपनी इत्तेहादी जमात काफ लीग को मुतमईन करने के लिए वजारत देने का फ़ैसला, इसको ये समझा जाए कि हुकूमत ने अपने इक़्तिदार की खातिर ये फ़ैसला करने पर हुकूमत मजबूर हुई है। इस पर आज हमने बात करनी है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, होना तो ये चाहिए कि इलेक्शंस की जब कैंपेन होती है, इलेक्शंस कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़े जाने चाहिए। ये बताना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत ने क्या किया क्या नहीं किया, हम आप लोगों को क्या दे सकते हैं, आपके अच्छे मुस्तकबिल के लिए क्या प्लान्स हैं हमारे पास, उसूलन ये होना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की अली अमीन गंडापुर ने, हम उम्मीद करते हैं कि आप मज़म्मत करेंगे एक दूसरे को और उस शख्सियत को जो इस दुनिया में नहीं है, जिनको फांसी हो चुकी है, उनको गद्दार कहना, फिर डाकू नानी जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना, क्या ये दुरुस्त रवैया है डॉक्टर साहब? अच्छा देखिए, दो बातें ये हैं। एक तो अक्सर जब मैं बात करता हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, तो कई दफ़ा लोग समझ लेते हैं कि मैं वो उलझ रहा हूँ। आपके साथ भी, आपके शो पे भी कई दफ़ा ऐसा होता है। तो मैं दस्तबदस्त आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आज आप जहाँ आपने अली अमीन गंडापुर की स्टेटमेंट सिखाई, तो उससे पहले मरियम सफ्दर बहुत दिन से बहुत बेहुदा स्टेटमेंट्स दे रही हैं। तो जर्नलिज्म की हेल्थ के लिए
इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड जर्नलिज्म अगर आप मरियम सफदर की वो स्टेटमेंट्स चलाती जिनमें उन्होंने काबिल एतराज बातें की हैं, तो वो जब मेरे साथ नून लीग के गेस्ट होते हैं, मेरा सवाल उनसे करना बनता है। यहाँ नून लीग का मेरे साथ गेस्ट नहीं है, वो मेरे साथ होंगे, मैं उनसे जरूर ये बात करूंगी। अभी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीटीआई को, तो मेरा सवाल बनता है आप लोगों से, अली अमीन गंडापुर का, उनका मैं नून लीग से तो नहीं पूछूंगी ना। मैं जवाब देता हूँ। देखिए, किसी की उम्र पर बात करना मुनासिब बात नहीं होती, क्योंकि किसी उम्र में भी कोई शख्स अच्छा परफॉर्म कर सकता है और बुरा कर सकता है। ये डिस्क्रिमिनेशन करना किसी के जेंडर पे, किसी की उम्र पे, ये मुनासिब नहीं। आपकी और हमारी बाजी मरियम साहबा ने कल ही प्राइम मिनिस्टर के बारे में फरमाया कि उनकी उम्र 70 साल होगी, और 70 साल में कुछ तो अकल आ जाती है इंसान को। तो जब वो किसी की उम्र बताएंगी तो वापस उनको भी उनकी उम्र बतानी पड़ेगी। आप जिस जुबान में बात करेंगे आपको वो जवाब मिलेगा। आप थप्पड़ मारेंगे तो आपके मुंह पे 10 थप्पड़ पड़ेंगे। आप घटिया बात करेंगे तो आपको आपकी औकात बताई जाएगी। जब आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को ये कहेंगे कि उसने कश्मीर बेच दिया, जो भी कश्मीर बेचेगा वो मेरा ख्याल वफादार तो नहीं होगा ना पाकिस्तान का, गद्दार ही होगा। जब आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को गद्दार कहेंगे तो भुट्टो के वालिद को भी हम गद्दार कहेंगे, जिन्होंने अंग्रेज से स्टेट लेके और बाद में भुट्टो साहब डैडी कहते थे अयूब खान को, और डैडी कह के वो यहां पर पहुंचे और फिर उसी को कहा। तो कहने की बात यह है कि कहने की बात यह है इमरान खान साहब ने अपनी किताब में भुट्टो को एक अच्छा लीडर कहा है, बीबी को एक अच्छे लीडर की, मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो को एक अच्छे लीडर की बेटी का है। उन्होंने तो गद्दार नहीं कहा कभी भुट्टो को। देखिए दो बातें हैं, दो बातें ज़हन में रखिए। प्राइम मिनिस्टर ने जब वो बात की तो किस कॉन्टेक्स्ट में की ये भी देख लीजिए। वो जारी बात है इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने की कि आखिरी दफा अगर कोई शख्स अवाम के साथ कनेक्टेड था तो वो भुट्टो था। वो इस सिलसिले में उन्होंने की। दोबारा किताब पढ़ लीजिएगा, आपको अंदाजा होगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की। उन्होंने इसलिए उन्होंने अगर इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात करी, आपके अली अमीन गंडापुर ने किस कॉन्टेक्स्ट में बात करी, चलिए वो समझ में आ गया। अली अमीन गंडापुर ने किस कॉन्टेक्स्ट में बात किया? अली अमीन गंडापुर ने उसी कॉन्टेक्स्ट में बात की जिस कॉन्टेक्स्ट में उनका पर्ची चेयरमैन 4 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तबर्रे पड़ रहा था। और अली अमीन ने उसी कॉन्टेक्स्ट में बात की जिसमें आपकी और हमारी बाजी मरियम कल प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बदजुबानी कर रही थी। तो कॉन्टेक्स्ट वही मिलना है जो देना है। ये हुकूमत वो नहीं है जो आपसे मिल मिला के लूटमार करेगी, क्योंकि हम खाने नहीं आए। जो जुबान इस्तेमाल करेंगे उसका जवाब उसी जुबान में आएगा। अच्छी मिसाल कायम करनी चाहिए, अच्छे प्रेसिडेंट सेट करने चाहिए। आपको लोगों को बताना चाहिए, आपको लोगों को बताना चाहिए कि इलेक्शन इस बुनियाद पर हमने लड़ना है। हम आपके साथ हम इलेक्शन लड़े यहाँ पर कारकर्दगी की बुनियाद पर। आप लोगों को अपने प्लान्स देने चाहिए। देखिए रुकिए, यहाँ पर कारकर्दगी तो वहां नून लीग ने बतानी है। 5 साल से हुकूमत में वो है, और बीबी कहती है नामा अमाल जो है वो इमरान खान साथ लेके आए। भाई कश्मीर के अंदर हुकूमत तो आपकी है, जीबी के अंदर हुकूमत तो आपकी थी। कैंडिडेट कोई आपकी टिकट नहीं ले रहा, आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे। जो आपके कैंडिडेट थे वो आपकी पार्टी छोड़ के हमें आ चुके हैं हमारे पास, या वो आपकी टिकटें छोड़ चुके हैं। उसके बावजूद वो जो बदजुबानी करती है बीबी, उसके बाद अगर आप हमें ये कहें कि हम उनको जवाब ना दें तो ये दुरुस्त नहीं है। अच्छी मिसाल हमने आप जैसे मुहज़्ज़ब लोगों के साथ सेट करनी है। जब आप हमसे मुहज़्ज़ब तरीके से बात करते हैं, हम आपसे मुहज़्ज़ब तरीके से बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं उन्हें वही जबान समझ आती, क्योंकि उनके कानों को समझ नहीं आती वैसे। तो जो ये जवाब बात करेंगे वो जवाब देगा। लेकिन दुख मुझे सिर्फ इस बात पे है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने आज उनकी एज पे बात की। मैं नहीं करूंगा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं मुनासिब नहीं समझता। लेकिन उससे पहले क्या मरियम सफदर को यह हक पहुंचता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को कहे कि वो 70 साल के हो गए हैं, अब उनको अकल आ जानी चाहिए? मैं बताऊं आपको, जब वो उनको बताएंगे तो मरियम भी करीब है। मरियम की बच्ची नहीं है, मरियम भी को नानी कहकर तंजिया तौर पर मरियम नवाज के हवाले से बात कर चुके हैं, ये आपको भी याद होगा। नहीं, वो ये शुरुआत कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, उसी में रहने दीजिए ना। उससे पहले ना एक मिनट रुक जाइएगा जरा, हंस बाद में लीजिएगा आपको जरूर हंसी आ रही होगी इस बात पे, लेकिन बाद में हंस लीजिएगा। मैं सिर्फ ये आपको कह रहा हूं कि जो इन लोगों ने जुबान इस्तेमाल की उसके बाद इनको उसी जुबान में जवाब आया। अगर आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं तो उससे पहले आप इनकी स्टेटमेंट्स देख लें, आप उससे पहले इनकी बातें देख लें। ये प्राइम मिनिस्टर को माफ कीजिएगा, ये उनकी उस वक्त वाइफ जो थी उनको
1990s के अंदर क्या करते रहे ये? अच्छा, लगता ये है लोगों की नंगी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से गिराते थे और आप इनको जस्टिफाई कर रही हैं। मैं क्यों जस्टिफाई करूंगी? हम क्यों जस्टिफाई नहीं करना? ऐसा रवैया ऑपोजिशन का हो या हुकूमत का, दोनों की मजम्मत होनी चाहिए, खासकर कश्मीर में खड़े होकर, चाहे वो ऑपोजिशन है चाहे वो हुकूमत है। किसी को गद्दार कहने का कोई हक नहीं है। इससे दुश्मन को क्या पैगाम जाएगा? एटलीस्ट कश्मीर की सरजमीन पर खड़े होकर इस तरह के मैसेजेस, इस तरह के अल्फाज, इस तरह के इल्जामात नहीं लगाने चाहिए, चाहे वो ऑपोजिशन की तरफ से हो चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो। अच्छा, जरा आगे बढ़ते हैं। आप लोग इतने अभी हाँ। एक आखिरी बात सुनिएगा, एक आखिरी बात सुनिएगा। अब से 5 दिन पहले मुल्क के सबसे बड़े अखबार की सुर्खी ये थी, कश्मीर के अंदर हुकूमत और अपोजिशन गुत्थम गुत्था। ये आप पूरी स्टेटमेंट पढ़े और आप ये देखिए कि इसकी कॉनोटेशन भारत के अंदर क्या निकलेगी। तो जब आप पहले दिन से आपने कश्मीर में पांव रखा, हमारे लोग तो बाद में गए, आपने कश्मीर में पांव रखा, आपने अपने प्राइम मिनिस्टर को गद्दार कहना शुरू किया। आपने कहा उसने कश्मीर बेच दिया, कश्मीर का सौदा कर दिया, कश्मीर बेच के आ गया यूएन में। तो फिर आपको आप ही की दवाई देनी पड़ेगी और इनको ऐसी दवाई देंगे कि इनको बहुत सुकून होगा, सारी एनर्जी खत्म होगी। तो जो जुबान इस्तेमाल की जाएगी वो जवाब आप नहीं, जैसे आपको टारगेट मिला हुआ है, हर एक का टारगेट होता है ना। जैसे आपकी एक जॉब है सवाल पूछना, ऐसे हमारी जॉब है जवाब देना। हम सबके टारगेट होते हैं। जैसे आज आपका एक टारगेट है, ऐसे ही मेरा कल का टारगेट होगा, तो हम सबके टारगेट्स होते हैं। अच्छा, फिर अगला सवाल भी ले लें। बिलावल भुट्टो के अमेरिका जाने से क्यों इतनी बौखलाहट है, क्यों इतनी परेशानी है? आप लोग क्यों ये तासुर दे रहे हैं कि अमेरिका का अभी भी इंटरफेरेंस होती है? शायद अमेरिका के साथ बिलावल कोई डील करने गया है, पर्ची कर लेने गया है, लेकर गया है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ये कोशिश डील कामयाब नहीं होने देंगे। ये क्या तासुर देने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका की इंटरफेरेंस होती है यहाँ पर हुकूमतें बनवाने में और गिराने में? और क्या वो बिलावल यही करने गए? एक किताब है कॉन्डोलीजा राइस की, हाँ। उसका नाम है द हायर ऑनर। उसके अंदर सफ़ा नंबर 311, सफ़ा नंबर 384 और सफ़ा नंबर 396, ये तीनों पढ़ लीजिए। अब दोबारा कभी सवाल नहीं करेंगे मेरे से कि अमेरिका की इंटरफेरेंस होती है। मैं तो आज के पाकिस्तान के हवाले से सवाल कर रही हूँ डॉक्टर शहबाज गिल साहब। उस वहां क्या आज भी पाकिस्तान इतना कमजोर है? ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, इस तरफ को ना आए। ये बात हो रही है चोर की, कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। तो वो वाली बात है, जिस शख्स को जो आदत पड़ी हो उसने वही काम करना होता है। जो जरदारी साहब ने किया, जिसकी तहत उस टाइम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी साहब ने जिस तरह से अपनी करप्शन का पैसा बचाने के लिए डील की, जिसके बारे में उस किताब में लिखा हुआ है, वही उनका बेटा करने गया है। तो हम कोई नई बात तो कह नहीं रहे। आप तो इसलिए तिलमिलाने का मतलब है कि एतराज करें वो या आप या कोई और, कि अगर हम कोई नई बात कह रहे हो, एक शख्स जिसने पहले ये हरकत की हुई है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो वही हरकत दोबारा रिपीट करने जा रहे हैं। तो ये खौफ हुआ ना फिर आप लोगों का? नई बात कौन सी कर रहे हैं? ये आप लोगों का फिर खौफ हुआ ना? एक तरफ प्राइम मिनिस्टर से पूछा जा रहा है, नहीं खौफ की क्या बात है? आप एक बंदा, आप मुझे एक बात बताइए, आप अगर एक कॉलोनी में रहती हैं और आपको पता लगता है फलां शख्स वहां चोरी करता है और आप उसका नाम लेती हैं कि ये शख्स चोर है, इसको सजा दी जाए, तो आपको खौफ है उसका? या आप मुझसे सवाल कर रही हैं आपको खौफ है? नहीं, आप सच लोगों के सामने लाना चाहती हैं। हम भी सच लोगों के सामने लाना चाहते हैं। आप लोगों को क्या है? मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको अभी बता दिया, मैंने आपको बता दिया। मैं आपको किताब भेज देता हूँ। कोई चीज मैं बिलावल की बात कर रही हूँ, मैं बिलावल की बात कर रही हूँ, मैं मौजूदा पाकिस्तान की बात कर रही हूं। रुकिएगा अभी जी। आप जरूर अमेरिका गई होंगी, आपने वहां शॉपिंग भी की होगी, घूमा फिरा भी होगा। आप अगर वो किताब आपको मैं कल दे देता हूँ, वो पढ़ लें और आपको अमेरिकी कवानीन का पता होगा कि वहां किताब में झूठ नहीं लिख सकते। तो मैं कब कह रही हूँ कि झूठ लिखा हुआ है? $मिलियंस देने पड़ते हैं। मैं कब कह रही हूँ कि झूठ लिखा हुआ है? मैं जब सच लिख दिया तो खत्म हो गई बात। की बात कर रही हूँ ना कि आप लोगों को है कि शायद यही खौफ है कि दोबारा कोई डील हो जाएगी और आप लोगों की हुकूमत गिर जाएगी। मैं तो उस खौफ की बात कर रही हूँ जनाब। नहीं, हम आवाम के सामने, जैसे आप सच ला रही है ना, आप लोग खबर देते हैं, क्यों देते? खौफ से नहीं देते, ताकि सच आवाम के सामने आए। हम भी ये एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक क्लियर कर रहे हैं चीज की, ये बंदा क्या लेने गया, क्यों दर बदर वहां पर फिर रहा है, क्या लेने गया अमेरिका में, क्या पर्पस है। जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है एब्सोल्युटली नॉट, जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है एब्सोल्युटली नॉट, तो बिलावल वहां जाकर कहेगा मुझे गवर्नमेंट दे, व्हाई नॉट, मैं सब कुछ करूंगा आपके लिए। तो ये होने जा रहा है।
तो एक आपने भी वो खबर पढ़ी होगी कि मगरिब की तरफ से, मगरिबी सफारतकारी की तरफ से ये खबर आ रही है कि उन्होंने तो अड्डे मांगे नहीं, तो एब्सोल्युटली नॉट कि आज भी एहसन इकबाल साहब कह रहे थे, तो फिर आप लोगों इनकार, आप अगर जब किसी ने मांगे नहीं तो इनकार कैसा? फिर एक तो आपको हम पसंद नहीं आते, अगर आप मेरा ट्वीट पढ़ लेती हैं एहसन इकबाल साहब के ऊपर तो आप सवाल ना करती। मैंने उसी ट्वीट में जवाब दिया था कि एंकर ने प्राइम मिनिस्टर से यह सवाल किया था कि अमेरिका अगर आपकी हदूद के अंदर से फौजी कार्रवाई करना चाहेगा तो आप क्या करेंगे? तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, उसकी इजाजत नहीं देंगे। यही सवाल हुआ था और यही जवाब दिया है। अब एहसन इकबाल साहब क्योंकि देसी साख्ता रस्तू हैं, वो सेबे से बना हुआ बम होता है ना एक, ये वो है जो खुद ही चल जाता, अपनी धोती में ही चल जाता, अपने हाथ में ही। तो ये देसी साख्ता रस्तू हैं, इनको समझ नहीं आती अंग्रेजी की, तो उनको समझ नहीं आई कि अगर एक एंकर पूछेगा कि अमेरिका अगर आपकी हदूद में से कार्रवाई करना चाहे तो प्राइम मिनिस्टर के पास दो जवाब थे। एक के बिल्कुल जी आओ, बिल्कुल करने देंगे, जो पहले होता था, हम करने देंगे लेकिन लोगों से झूठ बोलेंगे, जो जरदारी करता था। प्राइम मिनिस्टर ने वो किया जो इमरान खान हमेशा करता है। इमरान खान ने वो कहा जिसके लिए मशहूर है, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। तो एहसन इकबाल को समझ नहीं आई। आप एहसन इकबाल से ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, आप इनकी बेवकूफियों में आगे इनकी बातों के पीछे ना लगा करें। मोनस इलाही को वजारत का मिलना 3 सालों के बाद, क्या हुकूमत इनकी रोज रोज की नाराजगियों से तंग आ गई, ब्लैकमेलिंग से तंग आ गई? इक्तदार को बचाना था, नैब के केसेस थे, मान लिया वो बंद हो गए। एक प्रोग्राम में मोनस इलाही ने खुद कहा कि मैं इमरान खान से मिला और मुझे लगा कि मैं उनको पसंद नहीं आया। तो ये एकदम इतना ये चमत्कार कैसे हो गया? देखें, ये जो चमत्कार हुआ है ये इस तरह से हुआ है कि हम इलेक्शन में गए, अवाम ने हमें वोट दिया और उन वोटों के साथ एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी। अवाम ने हमें इतना मैंडेट दिया कि हमें किसी के साथ मिलकर हुकूमत बनानी पड़ी। ये एक सच्चाई है। और जब हम एक किसी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे तो उनके कुछ मुतालबात होंगे जो हमें मानने पड़ेंगे। उसके बगैर हमारे पास 2 चॉइसेस थी। एक चॉइस ये थी कि हम अपोजिशन में बैठ जाएं और इन चोरों को मुल्क दे दें जिन्होंने पहले 6,000 अरब से 30,000 अरब का कर्जा पहुंचाया। और दूसरी चॉइस इमरान खान के पास ये थी कि चलें कोलिशन के साथ गवर्नमेंट बनाएं, 100% डिलीवर नहीं अगर कर सकेंगे तो कोई 98%, 95%, जिनको माजी में वो खुद चोर डाकू कहते थे, जिसको वो खुद पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। सुन लीजिए, अगर सुन लीजिए, यहां रुकिएगा। चोर डाकू तो यहां पर मैंने आपको कहा कि बहुत सारे मीडिया से रिलेटेड लोग हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वो चोर डाकू हैं, लेकिन जब तक कोई अदालत से सजा याफ्ता नहीं हो जाता तो आप उसको चोर डाकू कंसिडर कह तो सकते हैं पॉलिटिकली, लेकिन आप उसे सजा नहीं दे सकते। उनके नैब के जो केसेस थे वो खत्म हो गए। दोबारा केस अगर उन पे बनेगा वही बात होगी जो पीटीआई के अपने लोगों के लिए, वही कानून उनके लिए होगा। हमारी उनसे कोलिशन है, हमारा उनसे एक तो 3 साल क्यों लग गए वजारत देते रहते थे? उनका तो पहले दिन से मुतालबा था, वो तो नाराज इस बात को होते थे कि वादा 2 वजारतों का था, वजारत एक मिली। वो तो शुरू दिन से कह रहे थे, लेकिन 3 साल लग गए। ये हमारी इंटरनल बात है ना, जैसे आपकी इंटरनल होगी कि आज आपने बैंगन में आलू क्यों नहीं डाले, कीमा क्यों डाला है। तो आपकी मिसालें बड़ी अजीब होती हैं, कोई रेलेवेंट मिसालें दिया करें आप। ये फजूल की आप ये बातें करते हैं। मुझे असल में भूख लगी हुई है इसलिए मैं खाने की बात, अगर आप जवाब नहीं देना चाहते या आप लोगों के पास इस चीज का जवाब नहीं है कि वाकई हुकूमत में तंग आकर 3 सालों के बाद के वाकई छोड़ ना जाए, क्यों जवाब नहीं है? हाँ, नहीं, ये तो आपको, मुझे लग रहा है मोनस इलाही आपको सख्त नापसंद है इसलिए आप ऐसे सवाल कर रही हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि उनके साथ हमारी एक सेटलमेंट है जो पहले दिन से, और अभी उसका राइट टाइम था, 3 साल के बाद वजारत मिलेगी। इसमें बुरी बात कौन सी है? ये सेटलमेंट थी कि 3 साल के बाद वजारत मिलेगी। आपको क्या पता हमारी एग्जैक्ट सेटलमेंट हो कि 3 साल में 1 महीना रहता होगा तो वजारत मिली है? तो हमारी और यही तो मैं सवाल पूछ रही हूं। इसमें कोई आपका प्रेशर तो नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल है, हमारे इत्तेहादी हैं, हमने जब मुनासिब समझा एक और वजारत इंडक्ट की है। आगे जो मुनासिब समझेंगे प्राइम मिनिस्टर, कानून आइन उन्हें यह हक देता है, उस हक को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आपके पास हक है कि आप मुझे सवाल पूछ रही हैं जो आपका मर्जी का दिल करता है, ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर के पास हक है। तो कल को नहीं, इसको बिल्कुल यूटर्न नहीं कहते, इसको बिल्कुल यूटर्न नहीं कहते, ये तो आपका हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, आज कश्मीर में खड़े होकर जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार कहा, क्या यही हमारी सियासत का अलमिया नहीं है कि इंतखाबी मुहिम में किसी भी हद तक चले जाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, इक़्तिदार लेने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए? क्या यही हमारी सियासत का अलमिया है? और ख़ास तौर पर कश्मीर की ज़मीन पर खड़े होकर इस तरह के इल्ज़ामात लगाने से आप नहीं समझते कश्मीर कौस को नुकसान पहुँचेगा? देखिए, दो बड़े अहम इशू है। सिर्फ सियासत का अलमिया नहीं है, ये हमारे पूरे समाज का अलमिया है। कोई इखलाकी कदर नहीं है। और ऊपर बदकिस्मती ये है कि एक ऐसा हुक्मरान मुसल्लत हुआ है जो किसी मोरालिटी पे यकीन नहीं रखता। वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एक फाशिस्ट हुक्मरान के तौर पे अपने मुखालिफ को गाली देनी पड़े देता है, झूठ बोलना पड़े बोलता है, उसकी तज़हीक करनी पड़े करता है, और वो उसको मुल्क दुश्मन साबित करना पड़े करता है। वो हर कदम उठाने को ये खास। लेकिन ऑपोजिशन भी जब वज़ीर आज़म पर कश्मीर बेचने का इल्ज़ाम लगाए, कश्मीर बेचकर गद्दारी का इल्जाम लगाए, सर ये रवैया अपोजिशन की तरफ से भी दुरुस्त नहीं है। अपोजिशन को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अपोजिशन का एक एतराज है, उस पर मैं आने से पहले एक गुजारिश करूंगा कि जहां तक ताल्लुक गंडापुर का है, वो है ही गंडापुर। गंडापुर वाले तो बड़े अजीम लोग हैं, ये कोई गंडापुर है। सवाल ये है कि पहले चेक कराना चाहिए कि ये कहीं कोई शहद वैद तो नहीं चाटी थी इन्होंने, क्योंकि इनकी बोतलों में से अक्सर शहद निकल आती है और उस कैफियत में तो नहीं फेंकेंगे। और क्योंकि साहब बहादुर अक्सर शहद की बोतलों के साथ सफर करते हैं। सही। अर्ज यह है कि जिनका वजीर आजम अपने मुखालफों को गाली देना अपनी शान समझता हूँ, हर मामले में झूठ बोल के यू टर्न लेना अपनी शान समझता हूँ, अपनी सियासत समझता हूँ, वहां किस कदर की बात आप कर रहे हैं। और अली अमीन का तो ये हालत है कि मुझे हैरानगी है, उस इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए अगर इतना ही बेबस है तो इस्तीफा दे दे यार। ये सिर्फ चंद हजार या चंद लाख रुपए की नौकरी को इतनी कीमती नहीं है, इज्जत उससे बड़ी होती है। सही। अगर उसका वाज़ेह तौर पे पैसे देता हुआ पकड़ा गया है, सबूत आ गया है, और आप दरखास्त कर रहे हैं कि जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए, इलेक्शन कमीशन शुड ऑर्डर। सही। वो कार्रवाई उन्होंने हुक्म दे दिया ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हुक्म नहीं दिया ना, हुक्म उस तरह नहीं होता, मुकदमा दर्ज करने का कहा है। कमिश्नर का हुक्म आए और उस पर अमल ना हो। सही। इलेक्शन कमीशन का हुक्म आए और वो खड़ा होकर अपने मुखालफों को गालियां दे। और दूसरी बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मारने वाले जर्नैल हो, वो जज हो, वो सियासतदान हो, वो मीडिया वाले हो, वो उनके जितने मुखालिफ थे, वो मुल्ला हो, आज पाकिस्तान का हर तबका ये कहता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत अजीम था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बहुत अजीम, जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उनके ऊपर अली अमीन जैसे लोगों का उनकी तरफ मुंह निकाल के गालियां देना, ये चांद पर थूकना है जो अल्टीमेटली अपने मुंह पे आता है। सही। अच्छा, बिलावल का दौरा अमेरिका इतना अहम था कि वो कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन छोड़कर चले गए और हुकूमत बुखला गई कि शायद कोई डील करने जा रहे हैं, या माजी का हवाला दे रहे थे। अभी शहबाज गिल साहब कॉन्डोलीजा राइस की किताब का हवाला दे रहे थे जिसपे सारी डील्स का जिक्र किया। वो कह रहे थे कि अगर जरदारी साहब माजी में ये करते रहेंगे तो बेटा भी यही करेगा, यही खौफ है उनको। देखिए, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे आप मीडिया वालों से भी गिला है क्या शहबाज गिल जैसे लोगों की गुफ्तगू को अगर उसने गाली दी है और गलत बयानी की है और उसको 10 एंकर्स भी बैठ के डिस्कस करें तो उसने तो एक दफा कहा, आपने 10 दफा कह दिया। आपकी बात में ज्यादा वजन है, लोग आपकी बात को एनालिसिस के तौर पे लेते हैं। कायरा साहब, अभी प्रोग्राम जब कल रिपीट होगा तो आप प्रोग्राम में देखिएगा, शहबाज गिल साहब मेरे साथ थे, मेरा वो सेगमेंट देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या बात हुई है उनके साथ। आपने किया होगा, मुझे यकीन है आपने किया होगा, लेकिन मेरा सवाल और है। सवाल ये है कि इस तरह की गुफ्तगू से ये सवाल के रंग में जब आ जाती है, मैं उसका जवाब देने लगा हूँ। पहली बात तो यह है कि मैं पिछले कुछ 6 दिन से 8-7 दिन से इसका जवाब दे रहा हूँ, जब से बिलावल साहब गए। वजह यह है, बिलावल साहब एक कॉन्फ्रेंस में गए, वहां पे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसकी एक तंजीम है, उसकी मीटिंग होती है जिसमें दुनिया के बहुत सारे लीडर्स को सिटिंग और जो एक्सपेक्ट लीडर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, वहाँ डिस्कशन होती है। बिलावल साहब इससे पहले भी जाते हैं और उनका प्रोग्राम कोई 2-3 महीने पहले से इन्विटेशन थी, ये शेड्यूल पे उनकी मीटिंग थी। और
वो मीटिंग के दौरान से गए हैं और वापस आके 22 तारीख को वो मुजफ्फराबाद जा रहे हैं। 23 को ईद 22 को है, हो सकता है वो 22 को मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों के साथ ईद करें और 23 को जलसा करेंगे वहां पे। और वहां को क्यों गए, उसके ऊपर एक हंगामा हो गया। हाँ। और फिर जी वो बीबी शहीद ने किया। वो भाई बीबी शहीद ने इस मुल्क के अंदर 2 दफा सारी दुनिया के पास वो गई थी। वो बरतानिया के पास भी गई थी, अमेरिका के पास भी गई थी, यूरोप के पास भी गई थी। उन्होंने लॉबिंग की थी, किस काम के लिए, कि इस मुल्क के अंदर ज़ियाउल हक की आमरीत खत्म। फिर उन्होंने कोशिश की कि इस मुल्क के अंदर परवेज मुशर्रफ की आमरीत खत्म हो। तो फौजी हाकमियत के खिलाफ थी। आज एक वो अपनी कॉन्फ्रेंस में गए हैं, उनकी कोई शेड्यूल मीटिंग नहीं है, कोई किसी से मिलने नहीं जा रहे, सिर्फ एक हंगामा है, अपने दिल का चोर है। और आखिरी बात यह है, हैरान कुन बात यह है कि वजीर आजम और उनके तर्जुमान क्या कह रहे हैं कि जी बिलावल साहब इसलिए के इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे ना कह दिया है, अमेरिका को ललकार दिया है। हाँ, और शायद वो हाँ कहने गए, आप हमें इक्तदार मिलेगी, हम सब करेंगे। मेरी एक बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। मुझे सिर्फ उनसे ये पूछते हैं आप कि किस बात पे आपने ललकार दिया? क्या आपने अमेरिका ने आपसे कोई मुतालबा किया था? खान साहब ने असेंबली में खड़े होकर एक तकरीर में कहा, और वो बहुत सारी तकरीरों में गलत बयानी कर चुके हैं, यू टर्न ले चुके अपनी बातों से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ थे। सर थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद पुलिस ने जोड़े पर तशद्दुद करके वीडियो बनाने वाले उस्मान मिर्ज़ा के मुकदमे में 8 मज़ीद दफ़ात लगाई हैं। ये दफ़ात उन दोनों के बाकायदा बयानात रिकॉर्ड करने के बाद लगाई गई हैं। यानी पहले FIR सिर्फ वीडियो के वायरल होने पर काटी गई थी और उस्मान मिर्ज़ा को इस वीडियो की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब पुलिस ने बाकायदा तशद्दुद का शिकार होने वाला जो कपल था उसका बयान लिया है कि उनके साथ ये दरिंदा सिर्फ इंसान और क्या क्या कुछ करता रहा है। इस बयान के मुताबिक 375A और 375D यानी रेप की दफ़ात लगाई गई हैं, जिसमें इसे मौत की सज़ा या 10 से 25 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान पीनल कोड की यानी ये जोड़े से भत्ता खोरी भी करता रहा है, हब्से बेजा में रखने की दफ़ा भी लगाई गई है, जिसकी सज़ा 1 साल कैद हो सकती है। डिकेती की दफ़ा 395 जिसमें 10 साल से की उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा 396A और 377B किसी औरत को गलत नीयत से ले जाने और जिनसी हिरासा करने की इस दफ़ा के मुताबिक 7 साल कैद और जुर्माना या दोनों भी ये सज़ाएं मिल सकती हैं। इस केस पर पुलिस की उस्मान मिर्ज़ा को सख्त तरीन सज़ा दिलवाने की पूरी कोशिश पुलिस करती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह शायद प्राइम मिनिस्टर का नोटिस लेना है या फिर सारे आला हुकाम की पूरी नज़र है इस मुकदमे पर, पूरी आवाम की नज़रें हैं जो सब इदारों की कारकर्दगी को देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे मुआशरे में यही एक उस्मान मिर्ज़ा है? पिछले साल नवंबर में होने वाला एक घिनौना वाक़या कई महीनों तक छुपा रहा। मजलूमों ने पुलिस को रिपोर्ट तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? रेप, भत्ताखोरी, ब्लैकमेलिंग के अलावा हब्से बेजा में रखने जैसे जराइम बाद में हुए, जिसका जिम्मेदार क्या सिर्फ उस्मान मिर्ज़ा ही था या हमारी रियासत भी इसका हिस्सा थी? ज़राए बताते हैं कि ये वीडियो उस्मान मिर्ज़ा के अपने हल्का अहबाब ने लीक की और अगर ये वीडियो सामने ना आती तो आज 9 माह बाद क्या हो रहा होता। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इन्हें तशद्दुद का निशाना बनने वाले जोड़े को ढूंढ कर निकालना पड़ा, जिसकी वजह इस तशद्दुद का निशाना बनने वाले जोड़े का कसूर नहीं बल्कि इसकी अवलीन वजह पुलिस और रियासत पर बेएतमादी, जिसको उस्मान मिर्ज़ा जैसे जो लोग हैं ये बखूबी भांप चुके हैं कि इस सिस्टम में किसी को सज़ा मिल नहीं सकती है और वो इस सिस्टम का फ़ायदा उठाकर कानून के हाथ से दूर रहते हैं। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं SSP इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद पुलिस अताउर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अताउर रहमान साहब आपका। अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो दफ़ात भी लगाई गई हैं, क्या सिर्फ ये समझा जाए अताउर रहमान साहब कि सिर्फ अब ये एक प्रेशर है अवाम का, प्राइम मिनिस्टर का, आला हुकाम का, नवंबर का ये वाक़या है, अगर ये वाक़या मीडिया पर नहीं आता
तो किसी को तो कानो कान खबर ही नहीं थी कि हमारे मुआशरे में इस तरह के जो दरिंदे हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं। जी थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपकी जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा उससे डिफर करूंगा, क्योंकि उसमें जो इख्तिलाफ जो रिपोर्ट ना करने की वजह है वो पुलिस से बदएतमादी या कानून की कमजोरी नहीं है। ये उस सोसाइटी का मसला है जहां पे जिसके ऊपर कोई जिनसी तशद्दुद किया जाए, लेकिन सोसाइटी में वो लोग रिपोर्ट इसलिए नहीं करते कि जब ये रिपोर्ट करेंगे सोसाइटी को पता चलेगा तो फिर सोसाइटी भी उनको आड़े हाथों लेगी। तो मेरे ख्याल में ये जो सोशल टेबूज हैं ये सबसे बड़ी रुकावट थी इसकी रिपोर्टिंग में। और जब तक कोई चीज रिपोर्ट नहीं होती तो पुलिस के पास नहीं, पूरी दुनिया की पुलिस, मैं पाकिस्तान की पुलिस की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान की पुलिस, पूरी दुनिया की पुलिस के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता कि खुद ही उनको रिपोर्ट हो जाए कोई वकुआ, अनटिल एंड अनलेस कोई इंसिडेंट। अब ये जो वाकया है ये भी जब वायरल हुआ तो पुलिस ने खुद इसको रजिस्टर किया और बड़े अरसे बाद, मतलब कुछ दिनों बाद जो विक्टिम जोड़ा था उनको ढूंढ निकाले। यानी इट मीन्स के पुलिस खुद ही एक्टिव हो गई, खुद ही पुलिस ने कॉग्निजेंस लिया और खुद ही एफआईआर रजिस्टर हुई, बजाय इसके कि किसी ने एप्लीकेशन दी थी। तो मेरे ख्याल में उस्मान मिर्जा इस तरह के वाकयात, ठीक है, बिल्कुल सही, अच्छी ये बात अच्छी है, काबिल सताइश है कि पुलिस ने एक्टिव होकर इस पर कार्रवाई की। क्या उस्मान मिर्जा इससे पहले इस तरह की किसी कार्रवाइयों में मुलविस नहीं रहा? क्योंकि बहुत से लोगों की से मेरी भी बात हुई, सबका यही कहना था कि उस्मान मिर्जा लोगों को ऐसे ही डराता धमकाता और ब्लैकमेल करता रहा है माजी में भी। जी कोई हमारे सामने अब तक कोई एविडेंस नहीं आई, वरना हमारे लिए कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ऑलरेडी उनके खिलाफ बहुत बड़ा एक केस रजिस्टर हुआ है, हमारी कस्टडी में है ऑलरेडी, और हम उसको जो है चलान भी करेंगे। लेकिन अगर कोई इस तरह का ही कोई इंसिडेंट हमारे सामने आता है तो मैं आपके तवज्जुह से भी लोगों को कहूंगा कि बेशक सामने आए, वो हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि अभी तक इसके अलावा इसका कोई भी वाकया हमारे साथ किसी ने ना शेयर किया है, ना इनडायरेक्टली ना डायरेक्टली रिपोर्ट हुआ है। तो उस्मान मिर्जा के आसपास जहां ये कारोबार करता था, जहां ये रहता था, जाहिर है आप लोगों का तो काम है आसपास के लोगों से भी पूछना, इन्वेस्टिगेट करना, तो लोग इसकी रिप्यूट के बारे में क्या बात करते हैं? जी लोग इसके बारे में यही कहते हैं कि ये थोड़ा सा सेलिब्रिटी बनने के चक्कर में शायद लिमिट्स बड़ा क्रॉस कर गया। हाँ। कुछ वीडियोस, कुछ टिकटॉक हमें मिली हैं, लेकिन उसमें एज सच कॉग्निजेबल क्राइम नहीं है। हाँ, वो जिस अंदाज से खुद को मतलब वो करता है और अपने आप को शो ऑफ करता है, तो सेलिब्रिटी बनने के चक्कर में उसने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई, लेकिन उसकी रेपुटेशन के हवाले से ये तो जरूर है कि जी ये बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होने के चक्कर में था। एज फॉर एज उसका इस इंसिडेंट की तरह कोई और इंसिडेंट या किसी को ब्लैकमेल करना, वो अभी तक हमारे नोटिस में, अगेन मैं कहूंगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी नोटिस में अभी तक नहीं आया। सही। तो इस कपल से आपको क्या पता चला कि ये इनको ब्लैकमेल करके कितना पैसा हत्या चुका था, कितना मांग रहा था, और वो बेचारों ने पैसा कितना इकट्ठा करके दिया, किस हद तक उन लोगों को तंग किया गया उस्मान मिर्जा की तरफ से और इसके लोगों की तरफ से? जी एक्चुअली जो इनकी स्टेटमेंट है जो उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने दी है और पुलिस को भी दी है, उसमें यह है कि इन लोगों को उस्मान मिर्जा ने इसी वीडियो के हवाले से ब्लैकमेल करना शुरू किया और मुख्तलिफ औकात में 11,25,000 रुपए जो उनसे बटोर भी लिए, यानी एक्सटॉर्ट कर लिए, जिसकी वजह से सेक्शन 384 उसके ऊपर हमने अप्लाई भी किया। क्योंकि शुरू में तो हमने ये जो एफआईआर कराई थी, ये जो वीडियो के कंटेंट्स थे सिर्फ इस पे की, लेकिन बाद में जब विक्टिम्स ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की और इस वीडियो के अलावा उन्होंने जो बातें बताई, तो वो भी सारे सेक्शन उसमें अट्रैक्ट हो गए। सही। अच्छा, रेप की दफा लग तो गई, इसको साबित कैसे करेंगे? तब पुराना वाकया ये। जी थोड़ा सा मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं कि ये जो एंटी रेप ऑर्डिनेंस है 2020, हाँ। बेसिकली ये उसके तहत 375 बी लगा है। इसमें बेसिकली जो इनकी स्टेटमेंट है वो ये है कि इनको उन्होंने रेप नहीं किया,
बल्कि उनको आपस में मतलब कुछ ऐसे हरकत करने पे मजबूर किया आपस में, अच्छा, जिनकी भी जो अगर डिफिनीशन इस ऑर्डिनेंस की पढ़े तो वो भी रेप के जुमरे में आता है। लिहाजा ये रेप का ये वाला जो सेक्शन है, अच्छा, ये उस हवाले से उन पे अप्लाई हुआ है और इसको साबित करना जो है उनकी स्टेटमेंट भी है। इसमें मजीद भी हम देखेंगे, लेकिन चूंकि वो विक्टिम्स खुद विटनेसेस भी हैं तो इस हवाले से मतलब इसको फोरेंसिकली तो नहीं साबित किया जा सकेगा। जाहिरी बात है कि इस तरह रेप नहीं हुआ, लेकिन उनको आपस में उनके जो गलत हरकत करवाए गए जिनकी डिफिनीशन रेप के जुमरे में जरूर आती है, तो इस तरह इनको रेप का सेक्शन भी लगाया जिसकी जुर्म जिसकी सजा है डेथ पेनल्टी। बहुत बहुत शुक्रिया एसएसपी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद अताउर रहमान साहब मेरे साथ थे। सर थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं थोड़े से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, नैब ने साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख समेत साबिक चेयरमैन FBI अब्दुल्ला यूसुफ और सलमान सिद्दीक़ के खिलाफ नैब रेफरेंस दायर करने की सिफारिश की है। इल्ज़ाम यह है कि हफीज़ शेख ने कौमी ख़जाने को लगभग $2.25 अरब का नुकसान पहुँचाया है। नाज़रीन, ये 2010 की बात है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख ने एजिलिटी नामी कंपनी को FBI के सिस्टम के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार करने का ऑर्डर दिया। हालांकि कंपनी FBI के लिए पहले भी सॉफ्टवेयर तैयार कर देने के मुआहदे के लिए कोशिशें कर रही थी, मगर उस वक्त के चेयरमैन FBI ने इस कंपनी के साथ काम करने से इनकार करके अपना एक लोकल सॉफ्टवेयर तैयार किया था। मगर फिर हफीज़ शेख के वज़ारत ख़जाना संभालने के बाद इस कंपनी को ठेका मिल गया और जब सलमान सिद्दीक़ चेयरमैन FBI बने तो उन्होंने वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख की मंजूरी से इस कंपनी को सॉफ्टवेयर की मद में $1.11 यानी $2.25 अरब अदा किए। इस अदायगी के लिए वफाकी हुकूमत से मंजूरी नहीं ली गई थी, लिहाजा इस गैर कानूनी अदायगी पर पर्दा डालना पड़ा और ऐसे कौमी खजाने पर डाला गया जो डाका था इसको छुपाया गया। इस कहानी के किरदार अब्दुल्ला यूसुफ को 2008 में नाकिस कारकर्दगी की बिना पर चेयरमैन FBI की सीट से फारिग किया गया और सलमान सिद्दीक़ को 2012 में चेयरमैन FBI के ओहदे से घर भेज दिया गया, जबकि वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 2013 तक अपने ओहदे पर कायम रहे। लिहाजा उस दौर में करप्शन का मेगा स्कैंडल जो दबाया गया अब खुलकर सामने आया है। न सिर्फ इस कंपनी को गैर कानूनी तौर पर अदा किए गए करोड़ों डॉलर बल्कि कीमती सरकारी ज़मीन को कौड़ियों के भाव नीलाम करने का इल्ज़ाम भी हफीज़ शेख समेत दीगर मुल्ज़मान पर लगाया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने करीबी साथी असद उमर को वज़ारत ख़जाना से हटाकर अप्रैल 2018 में हफीज़ शेख को मुशीर ख़जाना का ओहदा दिया और फिर बाकायदा दिसंबर 2020 में उन्हें वज़ीर ख़जाना का ओहदा दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान हफीज़ शेख की पॉलिसियों से इस हद तक मुतासिर थे कि उन्हें सेनेटर बनाने की भी कोशिश की गई, मगर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले में वो हार गए और यूं वो PTI हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे। अब हुकूमत के इस रेफरेंस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि जब हफीज़ शेख PTI हुकूमत के वज़ीर ख़जाना थे तब नैब को इस घपले का इल्म था या नहीं, क्यों नहीं हुआ, और अगर था तो उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया। बहुत से सवालात उठते हैं और ख्वाजा आसिफ से लेकर एसर इकबाल तक और फिर शायद खाकान अब्बासी के नैब केसेस में भी अदालत ने सख्त रिमार्क्स लिखे और उन्हें रिहा करने का जमानत देने का हुक्म दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह हों, ख्वाजा साद रफ़ीक हों या अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ या फिर हमजा शहबाज और आसिफ अली जरदारी, नैब ने तवील अरसे तक उन्हें हिरासत में रखा, मगर फिर बाद में अदालत में इल्ज़ामात को साबित करने में नैब नाकाम रहा। ऐसा क्यों हुआ? जब किसी के खिलाफ करप्शन का केस बनाया जाता है तो बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उन्हें मुजरिम साबित करने के दावे किए जाते हैं। हुकूमती वज़रा खास तौर पर मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर बड़े बड़े पलंदे उठाकर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि ये हैं करप्शन के सबूत, मगर सवाल ये है कि वो बड़ी बड़ी फाइलें, बड़े बड़े सबूतों के जो अंबार है, ये अदालतों तक पहुँचते पहुँचते आखिर कहाँ रास्ते में रह जाते हैं, कहाँ गुम हो जाते हैं कि जो मुलजिम है इस ज़मानत पर रिहा हो जाते हैं और नैब का इदारा हाथ मलता रह जाता है। क्या इस केस में भी ऐसा ही कुछ होगा? मैं बात करूँगी साबिक प्रोसिक्यूटर नैब माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर अब्बास साहब आपका। आमिर अब्बास साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, ख्वाजा साद रफ़ीक का केस हो, शायद खाकान अब्बासी का केस हो, ख्वाजा आसिफ का केस हो, एसर इकबाल का केस हो, अदालतें अपने रिमार्क्स में लिख चुकी हैं कि जो नैब है वो केसेस को साबित करने में, करप्शन को साबित करने में नाकाम रहता है। अब सवाल ये है कि हफीज़ शेख साहब जब तक वजारत पर थे, वज़ीर ख़जाना थे, क्या नैब को उस वक्त इल्म नहीं हुआ और आज जब वो अपने ओहदे पर नहीं है और आज उनके खिलाफ केसेस बन जाते हैं? शाज़िया, एक चीज देखिए कि बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि नैब जो ये रेफरेंसेस जिनका जिक्र आपने भी किया और अभी हफीज शेख साहब का,
कहीं ऐसा लग रहा है कि ये इन लोगों को एक क्लीन चिट देने के लिए इस किस्म के रेफरेंस, इस किस्म की इन्वेस्टिगेशंस, इस किस्म के केसेस खोले जाते हैं कि ताकि वो जब कुछ अरसे में अदालतों में आएंगे और अदालतों में जब उनसे पूछना होता है कि बताइए इनको आप कैसे कनेक्ट करते हैं इस जुर्म के साथ, इस करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के साथ, तो वहां पे नैब को फेलियर नजर आता है, खामोशी नजर आती है और अल्टीमेटली वो विक्ट्री का साइन बनाते हुए ये तमाम सियासी जो लीडरान हैं ये वहां से निकलते हैं और कहते हैं देखिए जी हमारे पे कुछ साबित नहीं हुआ, हमने एक धेले की करप्शन नहीं की। अदरवाइज कोई वजह नहीं मैं समझता कि नैब के इल्म में ना हो कि 2010 का ये केस था। और नैब से ज्यादा मुझे एक चीज पे हैरानगी होती है कि क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ब्रीफ नहीं किया गया था कि जब हफीज शेख साहब को मिनिस्टर बनाया जा रहा था कि जनाब उनके खिलाफ 2 अरब के करप्शन के केस हैं, क्या अब भी हुकूमत के जो मशीर हैं शहजाद अकबर साहब वो इनके खिलाफ भी एक PID में जाके प्रेशर करेंगे और कागजात दिखाएंगे कि जनाब इस बात में इस तरीके से इस कंपनी को पेपर रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए, दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए हुकूमत से सैंक्शन लिए बगैर अरबों रुपए की पेमेंट हुई है। तो यहाँ पे अब ये चीजें हैं कि जिससे हमें नजर आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत ऑल्दो इमरान खान साहब बिल्कुल फोकस्ड हैं, वो चाहते हैं कि कार्टेल्स के खिलाफ जंग हो, वो चाहते हैं कि माफियाज के खिलाफ जंग हो, वो कह रहे हैं कि मैं लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जो उनकी टीम है और जो उनके टूल्स हैं जिनके जरिए उन्होंने अकाउंटेबिलिटी करनी है, लोगों को सजाएं देनी है, ये लूटा हुआ पैसा वापस लाना है, वहां पे हमें एक ऐसा फेलियर नजर आ रहा है कि अब तक कोई बाहर से पैसा नहीं आया और नैब बड़े मजे से कह देती है जी हमने इतने अरब की रिकवरीज कर ली। भाई आपने रिकवरीज एक तो कर लिया आपने उसके मलिक रियाज के फैमिली से, वो यकमुश्त रकम आ गई। जो दूसरी रकमात है आपने जमीन की मद में ले ली कि जी ये जमीन हुकूमत सिंध को वापस होगी तो इसकी मद में इतना पैसा आएगा। आप बताइए किसी एक पॉलिटिशियन, प्रोसिक्यूशन कमजोर है, नैब मजबूत केस नहीं बना पाता, जो शहजाद अकबर साहब बड़े बड़े पलंदे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बड़े बड़े सबूतों की बात करते हैं, क्या वो सिर्फ हवाई बातें होती हैं या कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है या सिस्टम हमारा ठीक नहीं है? ये हो क्या रहा है कि आवाम को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए इतना यकीन दिलाया जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ साबित करने की कोशिश कर दी जाती है और सजाएं, इनका सिर्फ बस नहीं चलता कि वहीं पर जो है ना वो ऑर्डर भी दे दें, सजाएं भी सुना दें। तो ये रुकावटें कहाँ पर आ रही हैं कि जो आपका सिस्टम है एहतसाब का, केसेस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाते? एक जो बहुत बड़ी मजे की बात आपको बताऊं, एक बहुत बड़ी रुकावट अगले 2 महीने में आपको नजर आएगी कि जब चेयरमैन नैब जो मौजूदा हैं वो रिटायर हो जाएंगे। ये पोजीशन दोबारा से एक्सटेंड नहीं हो सकती, इनको दोबारा से जॉब नहीं दी जा सकती। और फिर मजे की बात ये होगी कि जो नए चेयरमैन आएंगे, ये मेरा ख्याल इस मुल्क में ही हो रहा है कि जो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं जिसपे करोड़ों अरबों के नैब के केसेस हैं, जो जमानत पे हैं, जिनके खिलाफ एक नहीं कई केसेस हैं, उनके पास ये इख्तियार होगा बीइंग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कि वो एक चेयरमैन नैब लगाएंगे और ऐसा चेयरमैन नैब लगाएंगे कि जिससे खुद उनके आके उनकी अपना एहतसाब करना है। मुशावरत से लगेगा ना, सिर्फ ऑपोजिशन लीडर को तो यह हासिल नहीं होगा ना। तो मुशावरत ऐसी मुशावरत कि जिसमें एक मीनिंगफुल वो, तो आपको लगता है इसमें बड़ा फड्डा पड़ने वाला है? प्राइम मिनिस्टर साहब तो नहीं सुनेंगे कि शहबाज शरीफ जो नाम दे रहे हैं मैं उसको चेयरमैन नैब लगाऊं, वो तो इस चीज पर नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अब देखिए बात कॉम्प्रोमाइज की नहीं है, सिस्टम को दुरुस्त करने का है। हुकूमत के पास सिंपल मेजॉरिटी मौजूद है, सिंपल मेजॉरिटी से वो नैब के कानून में चेंजेस लाएं और चेयरमैन नैब के अपॉइंटमेंट के तरीकेकार को खुदारा दुरुस्त करें। अगर इसी अंदाज में एक्सटेंशन और ऑर्डिनेंस के जरिए करेंगे तो नैब का चेयरमैन जब चला जाएगा, हाई प्रोफाइल केसेस को बराह रास्त दिखाने पर ऑपोजिशन तो इस पर बात करती रही है। कल जो 3 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कहा कि इस तरह होना चाहिए, बराह रास्त जो है ना वो इसको कवर होना चाहिए। तो कितना इफेक्टिव है ये फैसला या तजवीज? देखिए हुकूमत को मैं नहीं समझता कि इस किस्म की चीजों की जरूरत है कि हाई प्रोफाइल केसेस को टीवी पे दिखाएं। अभी आपके इल्म में है कि काजी फायज ईसा साहब का चला तो 10 रुकनी बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने, काजी साहब ने ये दरखास्त दी थी कि मेरी डायरेक्ट टेलीकास्ट की जाए प्रोसीडिंग से, लेकिन वो डिनाई कर दी गई। तो हुकूमत को तवज्जो जिस चीज पे देनी है वो नैब के अदारे पे है, नैब की प्रोसिक्यूशन पे, उसके रिस्ट्रक्चरिंग पे है। और जब चेयरमैन नैब नहीं होगा 2 माह बाद
तो ये तमाम केसेस आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ पाएंगे, ना कोई नया रेफरेंस दाखिल हो सकेगा, ना कोई इन्वेस्टिगेशन होगी और ना ही कोई अरेस्ट होगा। तो ये एक मुकम्मल आपका सिस्टम खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक प्रोसिक्यूटर नायब माहिर कानून राजा साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।